आप सबको जय यीशु की। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने परिवार में सुरक्षित होंगे। तो आज हम फिर से एक बार इस कक्षा में मिलने के लिए हाजिर हैं। हम इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले पिता ईश्वर से आशीष मांगे ताकि वे जो कुछ भी हम पढ़ते और लिखते हैं और सीखते हैं, इन क्लासों में जो भी सीखते हैं उसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। तो आइए हम सबसे पहले अपने हाथ जोड़े, आंखों को बंद करें और ईश्वर से आशीष मांगे। क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको रात भर सुरक्षित रखा और ये नया दिन, ये नया सूरज, ये नई रोशनी दिखाई है, जिसके लिए हम आपको लाखों बार धन्यवाद कहते हैं। हे पिता ईश्वर, जिस प्रकार तूने हमें अभी तक संभाल कर रखा, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें आगे भी संभाल कर रख और जो भी इस कक्षा में हम पढ़ते और लिखते हैं उनको अपने प्रज्ञा के भंडार से हम सबको भर दे, ताकि हम इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, लिख सकें और अनुभव कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें। पुनः हम सबको फिर से सुरक्षित रखने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं इस पूरे समय में तो हमारे साथ रहे और हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको समझने की शक्ति प्रदान कर। तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो आज हम अपने पिछले अध्याय में हम लोग संचार माध्यम के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने हम लोगों की जो प्रश्नावली थी आप लोगों से बोला था कि उसका अध्ययन करके आइएगा और उत्तर ढूंढिएगा। तो मैं आज आपको उन्हीं प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का है, संचार संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं? तो उसका उत्तर है, संचार संप्रेषण के मुख्य माध्यम प्रेस, सिनेमा, दूरदर्शन, दूरभाष, सेलफोन, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, सीडी, ऑडियो, वीडियो, टेप आदि हैं। अब है दूसरा प्रश्न, इनके क्या लाभ है और क्या हानि है? तो संचार माध्यम के क्या लाभ है और क्या हानि है? तो आप लिखिए। ये पहले लाभ में देखिए, ये हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। दूसरा, ये बेहतर जीवन यापन का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा, ये हमें मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं। चौथा, ये हमारे आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। पांचवा, ये लोगों के बीच एकता, प्रेम और परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। छठा, ये हमारी संकुचित मानसिकता को नष्ट कर उदार मानसिकता का सृजन करने में सहायता करते हैं। अब संचार माध्यम से हानि देखिए। पहला, ये हमारी संस्कृति की बर्बादी के कारण है। दूसरा, ये हीरो वर्शिप का मार्ग तैयार करते हैं। तीसरा, ये लोगों को आलसी बनाते हैं। चौथा, ये हमारे अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। पांचवा, ये हमारे व्यक्तित्व को समाप्त करते हैं। छठा, ये हमें उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर अग्रसर करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ संचार संप्रेषक हैं। कैसे? प्रभु यीशु इस संसार में मानव बनकर आए ताकि वे ईश्वर और मनुष्यों के बीच की दूरियां बांट सके। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का सुसमाचार सुनाया, जनता के लिए दैनिक जीवन की घटनाओं, दृष्टांतों, चिन्हों, प्रतीकों और अनुभवों का उपयोग किया। उन्होंने इसे इस प्रकार बताया और दिखाया कि साधारण मनुष्य भी इसे समझने में सक्षम हो सके और ईश्वरीय प्रेम को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं को क्रूस पर मरने के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने ईश प्रेम के मुक्तिदायी संदेश को हमारे लिए प्रकट किया
उनका दुर्भोग तथा क्षमाशील प्रेम इसे सर्वाधिक सार्थक संप्रेषण बनाता है। प्रभु यीशु की मानवता का हमारे लिए न्यौछावर होना संदेश एवं संप्रेषण का माध्यम दोनों ही है। इसलिए प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ संचार संप्रेषक हैं। अब है आगे बढ़िए। सामाजिक संचार के आप स्वयं सर्वश्रेष्ठ माध्यम हैं। क्यों? आप सब भी संचार संप्रेषण की उत्तम मध्यस्थता हेतु बुलाए गए हैं। हमारा मन, वचन और कर्म सब कुछ प्रभु यीशु और उसके मूल्यों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। हमारा वार्तालाप, आचरण सदा प्रसन्नता से भरा होना चाहिए तथा आपकी वाणी, आपके विचार प्रभावशाली होने चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति पर अमिट छाप छोड़ सके। अब इसके बाद का प्रश्न है, सामाजिक संचार संप्रेषण माध्यम के विषय में कलीसिया की शिक्षा क्या है? तो सामाजिक संचार संप्रेषण में कलीसिया की शिक्षा है कि पहला, जनता यथोचित नैतिक शिक्षा देते हुए उनका पथ प्रदर्शन करती है। दूसरा, जनता से इन संचार माध्यमों के उचित उपयोग हेतु पुरजोर अनुरोध करती है। तीसरा, सामाजिक संचार माध्यम का उपयोग करते हुए सुसमाचार की घोषणा करती है। चौथा, हर धर्म प्रांत में सामाजिक संचार साधन के उपयोग के गठन और इसके उत्तम संचालन हेतु परामर्श देती है। इसके बाद हमारा प्रश्न था, इंटरनेट के माध्यम से अपने धर्म प्रांत का वेबसाइट खोलकर धर्म प्रांत संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप सब धर्म प्रांत संबंधी जानकारी कैसे ले सकते हैं? जैसे आप वहां पर लिखिए धर्म प्रांत का नाम, धर्माध्यक्ष का नाम, पुरोहितों की संख्या, पल्लियों की संख्या, धर्म प्रांत में कार्यरत धर्म बहनें एवं संस्था का नाम, फिर धर्म प्रांत में स्थित विद्यालय, धर्म प्रांत में स्थित अस्पताल, धर्म प्रांत में स्थित मिशन स्टेशन और धर्म प्रांत में कार्यरत समाज सेवा केंद्र, धर्म प्रांत में कार्यरत आश्रम, उनके नाम, फिर धर्म प्रांत में कैथलिकों की जनसंख्या कितनी है, फिर धर्म प्रांत में संचार केंद्रों की संख्या कितनी है और वे कैसे कार्य करते हैं, फिर धर्म प्रांत में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। फिर आप सब लोग धर्म प्रांत की वेबसाइट खोजिए और उसमें ये सब जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद है निबंध था हमारा, जनसंचार संप्रेषण संस्कृति के विकास का कारण है या विनाश का कारण है। तो इसमें आपसे मैंने बोला था निबंध लिखने के लिए और उसके पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आप लोग अपने निबंध को अच्छी तरीके से लिख सके। सबसे पहले है जनसंचार संप्रेषण का अर्थ, उसमें जनसंचार संप्रेषण की भूमिका क्या है, उसका स्वरूप क्या है और इसके प्रभावकारी कारक क्या है, समाज, देश और काल में ये किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं। इसके बाद जनसंचार संप्रेषण से क्या लाभ है और क्या हानि, तत्पश्चात उपसंहार। तो ये हम लोगों की प्रश्नावली और उससे संबंधित कार्य थे। इसके बाद हम लोग आज ये अध्याय समाप्त होता है, इसके साथ ही हम आज नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज हमारा पाठ है राजनीतिक चेतना। तो जैसे ये पाठ है, मैं सबसे पहले हम लोगों ने पाठ के शुरू में हम क्या देख रहे हैं, एक घटना है। घटना में क्या दिखाया गया है, एक राजनीतिक कुर्सी पर बैठा है तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, दूसरा राजनीतिक आ रहा है, उसके सामने वो कुछ सिक्के फेंक रहा है। जैसे ही उसने सिक्के फेंके तो दूसरा जो कुर्सी पे बैठा है वो उसको उठाता है। तो जैसे ही वो सिक्के उठाने के लिए उठता है, दूसरा राजनीतिक क्या करता है, उस कुर्सी पर बैठ जाता है, उसको हथियाकर उस पर बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो पहला राजनीतिक है वो सिक्कों को तुरंत उठाकर वो कुर्सी पर बैठ जाता है।
तो दूसरा जो राजनीतिज्ञ है वो असफल हो गया। फिर उसके बाद वो फिर क्या करता है, 500 रुपए का नोट कुर्सी से थोड़ी सी दूर पर फेंक देता है। तो ये पहला वाला जो कुर्सी पे बैठा है राजनीतिक, वो उसको उठाने के लिए उठता है, क्योंकि वो दूर है कुर्सी, तो वो थोड़ी दूर तक चल के जाएगा। तब तक दूसरा राजनीतिक जो है उस कुर्सी पर बैठने के लिए, कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसके पश्चात क्या हो रहा है, दोनों में झगड़ा होने लगा। जब दोनों झगड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आता है, प्रवेश करता है और उस कुर्सी पर अपना कब्जा कर लेता है। यानी कि दोनों की लड़ाई में तीसरा अपना फायदा देके उस कुर्सी पर कब्जा कर लेता है। तो उस व्यक्ति की कुर्सी में बैठने के कारण क्या होता है, दोनों को अफसोस होता है और उनको महसूस होता है कि ये क्या हुआ, यानी कि इन दोनों के आपसी झगड़े में तीसरे का फायदा हो गया। तो इस घटना से हम लोगों को क्या शिक्षा मिल रही है, और उसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल वर्तमान स्थिति क्या है और हम लोगों को राजनीतिक चेतना क्यों होनी चाहिए, ये सब क्या है इस घटना के द्वारा हमको महसूस हो रहा है, इस घटना के द्वारा हमको जानकारी मिल रही है। तो आज के संदर्भ में हमें अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म और राजनीति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस घटना से हमें पता चल रहा है। आइए इस घटना को समझने से पहले हम ये देखें कि राजनीति क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति के विकास एवं मानव समाज की परिशुद्धता लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। राजनीति एक ढांचा है जो सामाजिक प्रगति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लक्ष्य प्राप्ति के साधन एवं तरीके को प्रतिपादित करता है। इसका प्रवर्तन स्वयं देश के नागरिक ही करते हैं। वे मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हें देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी और अधिकार प्रदान करते हैं। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चयनित, जनता से और जनता के लिए कार्य करती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। यानी कि जो सरकार का चुनाव कैसे होता है, जनता द्वारा ही, जनता ही उनका चुनाव करती है और वे जनता के लिए ही कार्य करती हैं। यह सरकार, जो ये सरकार चुनी जाती है, यह सरकार नागरिकों की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानती है तथा उनके मौलिक आवश्यकताओं और अधिकारों की रक्षा करती है। यह न्याय का समर्थन करती, कानून और व्यवस्था की रक्षा करती है, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखती है। यानी कि जो सरकार जनता द्वारा आती है उसका कर्तव्य क्या होता है कि वो न्याय का समर्थन करती है, कानून और व्यवस्था की रक्षा करती है और देश में शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप सरकार तथा नागरिक आपस में सामंजस्य से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। जो ये सरकार जनता द्वारा चुनकर आती है, तो ये सरकार, और जब देश में कानून की व्यवस्था और न्याय की समर्थन होगा, कानून की रक्षा होगी, तो क्या होगा, देश उन्नति के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि जनता और सरकार दोनों का आपस में तालमेल अच्छा होने से वो देश को उन्नति की मार्ग की ओर ले जाएंगे। अब आगे आते हैं राजनीतिक दल। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नागरिकों के हित तथा विकास हेतु कार्य करते हैं। जो भी ये सरकार चुनकर आती है, ये राजनीतिक दलों के द्वारा आती है। राजनीतिक दल, विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नागरिकों के हित तथा विकास हेतु कार्य करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल राजनीतिक दल शक्ति, पद और धन प्राप्ति के साधन बन गए हैं। जो भी सरकार आती है, जो भी राजनीतिक दल सरकार में आते हैं, जिनका चुनाव होकर आता है, वे क्या करते हैं, अपनी शक्ति और पद को धन प्राप्ति का साधन बना देते हैं।
इन दलों में क्या कौन कौन लोग होते हैं? जमींदार होते हैं, पूंजीपति और करोड़पतियों से लेकर अपराधी तक ये दलों में अपना स्थान पाते हैं। ये क्या करते हैं? केवल चुनाव तक, जनता के मत मिलने तक उनको कई घोषणाएं करते हैं, कई योजनाएं बताते हैं, और लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव के बाद वे गरीब जनता को पूछते भी नहीं है, और जो भी उन्होंने घोषणा की होती है, जो भी उनके वादे होते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं और निम्न बुराइयों के कारण बन जाते हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ आपको। पहला, वे जनता से अनेक वादे तो करते हैं किंतु उन्हें पूरा नहीं करते। दूसरा, सिद्धांतवादिता का समर्थन करते हैं लेकिन स्वयं उसके अनुसार आचरण नहीं करते। यानी कि चुनाव के समय वो अनेक अपना सिद्धांत दिखाते हैं, अपना आचरण दिखाते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं और देश के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन क्या करते हैं? स्वयं उनका आचरण जो होता है उसके अनुसार नहीं होता है। तीसरा, इनका फूट डालो और राज्य करो के आधार पर इनका क्या होता है? ये जनता के बीच में क्या करते हैं? भाषा, जाति और आस्था के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करते हैं। ये इसलिए ताकि उन जनता में भेदभाव रहे और उन राजनीतिक दलों में, जिस राजनीतिक दल से ये संबंध रखते हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य यही होता है कि फूट डालो और राज्य करो, क्योंकि जैसे ये बताएंगे लोग, जनता इनके पीछे आएगी और इनके दलों को समर्थन प्राप्त होगा। फिर चौथा है, धनी व गरीब के बीच असमानता को बढ़ावा देते हैं। चुनाव के समय जो वादे करते हैं गरीबों से, वो उन वादों को वो पूरा नहीं करते हैं, जिससे कि धनी वर्ग जो है इनको समर्थन देता है, वो धनी ही रहता है, और गरीब जो होता है उन दोनों के बीच में खाई बढ़ती चली जाती है। पांचवा, अपना जीवन सुखद बनाने हेतु, अपने जीवन में जब राजनीतिक दल में आ जाते हैं चुनाव करने के बाद, जो भी पैसा है, योजनाएं हैं, उन सबको क्या करते हैं? अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त होने से केवल इनका जीवन सुखी होता है, लेकिन गरीब जनता दुखी रहती है। छठा, जनता द्वारा वसूल की गई कर मुद्रा का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। जो गरीब जनता है और जो टैक्स देते हैं, जिसको कर मुद्रा कहते हैं हम लोग, टैक्स जो अनेक टैक्स हम लोग अदा करते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसके द्वारा जो धन आता है उसको देश के हित में न लगाकर ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। और सातवां है, राजनीति में अधिक से अधिक अपराधियों को शरण स्थान मिलता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, राजनीतिक दलों में कौन कौन होते हैं? करोड़पति होते हैं और धनी लोग होते हैं और अपराधी भी होते हैं। वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, और इस तरीके से राजनीतिक दल जो है अपराधियों का शरण स्थल बन जाता है। तो ये थे राजनीतिक दलों द्वारा जिनसे बुराइयां उत्पन्न होती है, ये कारण थे। आज का राजनीतिक ढांचा, अब हम आते हैं आज के राजनीतिक ढांचे में। एक अच्छी सरकार का होना 3 स्तंभों पर आधारित है, जो लोकतंत्र के सुरक्षित स्तंभ है। एक अच्छी सरकार जो देश का संचालन करती है, वो किन स्तंभों पर आधारित है? 3 स्तंभों पर, जो है विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्रेम, त्याग और सेवा ही राजनीति की बुनियाद है। जो भी नेता राजनीतिक दल में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उनका मेन कर्तव्य क्या होता है, या उसका ढांचा क्या होता है, या उसकी बुनियाद क्या होती है? प्रेम, त्याग और सेवा। एक अच्छी राजनीतिक नेता अपने दल के सभी संकीर्ण बंधनों से बाहर निकलकर अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करता है और संपादित करता है और प्रेम के पथ पर चलता है। यानी कि जो राजनीतिक नेता है जीत के ऊपर आता है, चुनाव जीत के ऊपर आता है, तो उसका कर्तव्य क्या है? मेन उसका प्रेम, त्याग और सेवा है। और वो क्या करता है? सारे राजनीतिक जो अपने दलों का जो भी है, संकीर्ण है, संकुचित है, उन बंधनों से, माने राजनीतिक दल में जो भी बाधाएं हैं, उन सबको उसमें लिप्त ना होकर अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करता है और क्रियान्वित कर संपादित कर, यानी कि लोगों तक पहुंचाता है
और प्रेम के पथ पर चलता है। तो आज हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ हम दूसरी कक्षा में जब अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तब तक आप लोगों से मुझे आशा है, निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, उसे धन्यवाद दीजिए ताकि उसने हम लोगों को अभी तक संभाल कर रखा, आगे भी वो हम लोगों को संभाल कर रहेगा। तो फिर से मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। आप लोग सभी को जय यीशु।